अब हमने ब्लड सप्लाई ऑफ नोज पढ़ ली थी, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन एपिस्टैक्सिस। उसके बाद हम वीनस सप्लाई पढ़ेंगे। वीनस सप्लाई भी एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। इंटीरियर के अंदर रेट्रोकोलुमेलर वेन्स आ जाती हैं, और पोस्टीरियर जो है मेनली वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर वुडरॉफ्स प्लेक्सिस आ जाता है। ठीक है, वीनस प्लेक्सिस बिहाइंड इंफीरियर टर्मिनेट। ये पूछते हैं कि वुडरॉफ्स प्लेक्सिस क्या है, वीनस सप्लाई क्या है ऑफ नोज, तो वुडरॉफ्स प्लेक्सिस इंफीरियर टर्मिनेट के जस्ट बिहाइंड होता है। अब कॉजेज देख लेते हैं एक बार। कॉजेज को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टमिक कॉजेज। लोकल में जो इडियोपैथिक है, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट्स। अगर मेंशन नहीं किया, मोस्ट कॉमन पूछा है तो इडियोपैथिक है। ठीक है, और अगर बच्चों में पूछा है तो इट इज नोज प्रिकिंग। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एपिस्टैक्सिस, तो वो होता है जेएन, एंजियोफाइब्रोमा, जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। तो इसमें नेजल ट्यूमर में आ जाएगा। इट इज अ लोकली इन्वेसिव बट इट इज अदरवाइज बिनाइन लीजन। रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इन यंग मेल्स, इट इज बिनाइन लीजन बट इट इज लोकली इन्वेसिव। ट्रॉमा के अंदर दो टाइप्स के, या तो सर्जरी करते टाइम हो गया हाइड्रोजेनिक लाइक सेप्टस सर्जरी, नेजल इंट्यूबेशन करते हुए हो गया नेजली से, तो एनजी ट्यूब डालते हुए हो गया। फिर नॉन हाइड्रोजेनिक के अंदर नोज पिकिंग, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस इन चिल्ड्रन। फिर आता है एनाटॉमिक, डीएनएस है तो उसके अंदर हो सकता है। फिर इन्फेक्शन के अंदर लोकल इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है। सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर बहुत सारे कॉजेज आ जाते हैं, लाइक ग्रैनुलोमैटस चेंजेस हो सकते हैं, टीबी हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ठीक है, ये सब। और लोकल के अंदर राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सब रहता है। फिर ड्रग्स के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी, वहाँ की लोकल इम्यूनिटी लो हो जाएगी। फिर डिकंजेस्टेंट स्प्रे कॉजेज ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोसा, डिकंजेस्ट कर देते हैं। फिर आगे सिस्टमिक कॉजेज। सिस्टमिक कॉजेज के अंदर दो टाइप की पैथोलॉजीज हैं। एक तो है कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिसऑर्डर है, दूसरा होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का डिसऑर्डर। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, प्लेटलेट एडहेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। जैसे एंडोथेलियल वॉल है, एंडोथेलियल वॉल के जस्ट नीचे हमारा होता है कोलेजन, सब एंडोथेलियल कोलेजन। मतलब कोलेजन है उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स जो टुवर्ड्स प्लेटलेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मान लो जैसे ही एंडोथेलियल इंजरी हुई, नीचे का कोलेजन एक्सपोज हो, वहाँ पे प्लेटलेट जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो कोलेजन है इट इज एंटी प्लेटलेटिक। समझ में आ रहा है? जो एंडोथेलियल है वो तो ब्लड को बाहर नहीं जाने दे रही, बट जो अंदर की नीचे की, मान लो यहाँ पे इंजरी जस्ट नीचे कोलेजन आ गया, सब एंडोथेलियल कोलेजन, इट इज एंटी प्लेटलेटिक। तो फटाफट प्लेटलेट वहां चला जाएगा और उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा, कॉज प्लेटलेट एडहेशन। फिर उसके बाद एक प्लेटलेट से दूसरा प्लेटलेट जुड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे प्लेटलेट प्लग बनेगा एक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एडहेशन। अगर इसके अंदर डिफेक्ट है तो पेशेंट विल कम विद कंप्लेंट्स ऑफ गम ब्लीड्स, हेमाचूरिया, पेटिके परप्यूरा, ये सब। फिर इसके बाद हमारा होता है कैस्केड, जो हम पढ़ते हैं कोएगुलेशन पाथवे, वो एक्टिवेट होता है इन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, कोएगुलेशन कैस्केड टू प्रोड्यूस, अब ये क्या करता है, फाइब्रिन मैश बना देता है उस एरिया में। ठीक है, जो कि मोर प्लेटलेट्स को या फिर जो डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनको ट्रैप कर लेता है, और यूज एज डेब्रिस फॉर फिक्सिंग द क्लॉट, फिक्सिंग द डिफेक्ट। ठीक है, क्लॉट बनाने के लिए। इसकी अगर है डिसऑर्डर तो कंप्लेंट्स होती हैं, डीप मसल ब्लीडिंग हो सकती है, हीमेटोमा होगा बेसिकली। ठीक है, जॉइंट पेन होगा उसके अंदर, जॉइंट के अंदर हीमेटोमा होगा, ये सब। ठीक है, अब जो ये था प्राइमरी हीमोस्टेसिस, इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है लो प्लेटलेट, लो प्लेटलेट हो सकता है लो प्रोडक्शन और मोर डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो लो प्रोडक्शन है इट कैन बी ड्यू टू ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया की वजह से हो सकता है। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके? हमारा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन के अंदर आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, आईटीपी, इसके अंदर दो आते हैं, एचयूएस और टीटीपी, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक
थ्रोम्बोटिक परब्यूरा। तो फिर आता है स्प्लीनोमेगाली से, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो स्प्लीन ही डिस्ट्रक्ट करता है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी वही है, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। फिर आता है ड्रग्स लाइक NSAIDs हो गए, एस्पिरिन, जो हार्ट पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ की अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उस केस के अंदर एस्पिरिन का यूज़ होगा। फिर इनहेरिटेड आता है WVF, वन विलियन फैक्टर डेफिशिएंसी। ये क्या करता है, इट अब वन विलियन फैक्टर होता किस लिए, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसमें काम आता है, तो इनहिबिट्स प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एडिशन में काम आता है बेसिकली, तो इनहिबिट्स। और साथ ही साथ इट इज अ कैरियर ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, कोएगुलेशन पाथवे। तो हम वन विलियन फैक्टर डेफिशिएंसी को बोल सकते हैं कि इट अफेक्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीमोलिसिस, हीमोस्टैसिस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टैसिस के डिसऑर्डर्स। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है लो प्रोडक्शन, ठीक है, लो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। और दूसरा हो सकता है कि प्लेटलेट एंटीकोएगुलेंट का है। लो प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, और दूसरा होता है प्लेटलेट एंटीकोएगुलेंट पे पेशेंट, ठीक है। लो प्रोडक्शन क्यों होगा, लाइक लीवर का कोई डिसऑर्डर है उस केस के अंदर होगा लो प्रोडक्शन। जैसे हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म है, उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी के अंदर होगा, ठीक है, मैलएब्जॉर्प्शन के अंदर होगा। हीमोफीलिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर फैमिली की हिस्ट्री होगी। लो प्रोडक्शन के कॉजेज में आ सकते हैं लीवर के डिजीजेस, लीवर डिसऑर्डर लाइक एल्कोहलिज्म, और विटामिन के डेफिशिएंसी। फिर आते हैं प्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट में वॉरफेरिन, हिपैरिन, ये सब हो सकता है। लाइक पेशेंट हिस्ट्री रहेगा ऑफ DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, या फिर कार्डियक वॉल्व रिप्लेसमेंट। इन पेशेंट हु हैव इंक्रीज्ड कोएगुलेशन टेक एंटीकोएगुलेंट्स। तो इसके अंदर वॉरफेरिन, हिपैरिन, इनटेक की हिस्ट्री आ जाएगी। DVT के पेशेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हो सकते हैं कि कार्डियक वॉल्व रिप्लेसमेंट हो रखी हो, हार्ट सर्जरीज की, वॉल्व, प्रोस्थेटिक वॉल्व हो सकते हैं, प्रोस्थेसिस, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले ट्रॉटर्स मेथड आता है। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि नाक बंद करो ऐसे और झुक के बैठो। कभी भी नहीं बोलना कि ऐसे करके बैठो, क्योंकि ब्लीडिंग फेरेंक्स के थ्रू एस्पिरेट हो सकती है उस केस में, तो बोलेंगे ऐसे करके बैठो, ठीक है। पिंच नोज टाइटली एंड सिट बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये पकड़े रखो जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। उसके बाद हम अगर इससे भी नहीं रुकती तो हम कॉटराइजेशन कर सकते हैं। कॉटराइजेशन कैसे कैसे, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, लाइक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और बाइपोलर कॉटरी से। बाइपोलर कॉटरी से क्या होता है, जो डीपर स्ट्रक्चर होते हैं उनकी इंजरी बच जाती है, तो हम बाइपोलर कॉटरी यूज कर सकते हैं साथ में। इससे नहीं रुकती तो सबसे पहले हम करते हैं एंटीरियर नेजल पैकिंग, उसके बाद करते हैं पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। एंटीरियर नेजल पैकिंग के अंदर एक गॉज यूज करते हैं, रिबन गॉज, डिप्ड इन जेली। कौन सी, लिक्विफाइड पैराफिन जेली, ठीक है। रिबन गॉज इम्प्रेग्नेटेड विद लिक्विड पैराफिन जेली। इसका जो लेंथ है, डायमेंशन, ये पूछी जाती है बाइबल के अंदर। 48 से लेके 72 इंचेस तक होता है, अप टू 72 इंचेस लेंथ होती है, और हाफ इंच उसकी विड्थ होती है। इसमें ये भी पूछते हैं कि बच्चों में कौन सी लेंथ का यूज करते हैं, अगर ऐसा मार्क्स चाहिए तो हम दे सकते हैं गूगल पे। 24 आवर्स मिनिमम चाहिए होते हैं फॉर एंटीरियर नेजल पैकिंग टू वर्क। फिर हम करते हैं पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग होती है एट द लेवल ऑफ नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के लेवल में हम जाके फोलिस कैथेटर का जो बैलून है उसको फुला देते हैं। बट उसको वर्क करने के लिए जो एंटीरियर नेजल पैकिंग है, ठीक है, जो टर्मिनेट्स के लेवल पे करते हैं हम, ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर भी हमें एक बैलून को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर और एंटीरियर साथ में होती है,
एंटीरियर पहले करेंगे, अगर उससे काम नहीं चला तो पोस्टीरियर करेंगे, और पोस्टीरियर इज इनकम्प्लीट विदाउट एंटीरियर। ठीक है, तो इट इज डन यूजिंग फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे। किससे इन्फ्लेट करते हैं? सलाइन यूज करते हैं 5 to 10 ml का। अगर इससे भी नहीं रुकती तो पेशेंट को एडमिट कर दो, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, और उससे पहले एंटीबायोटिक का कवरेज दे देते हैं पेशेंट को। अब इसके लिए क्या करते हैं हम? लाइगेट करते हैं आर्टरी को जो ब्लीड कर रही है। सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते हैं टेस्पाल करते हैं सर्जरी, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी कहाँ पे होती है ये हमें पता है। इसके बाद अगर इससे भी नहीं रुकती, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी से भी नहीं रुक रही, तो हम मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी का जो लाइगेशन होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्डवेल ल्यूक ऑपरेशन। ठीक है, कॉर्डवेल ल्यूक ऑपरेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? सब लेबियल इंसिजन देते हैं लिप्स के जस्ट नीचे, टू एक्सेस एंटीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और स्फीनोपैलेटाइन फोसा में जाके मैक्सिलरी आर्टरी को हम लाइगेट कर देते हैं। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा तो हमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करना पड़ेगा। और ये भी नहीं होती तो एंटीरियर मॉडल। ठीक है, वो पूछते हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड जो है इसको कहाँ पे हम लाइगेट कर सकते हैं, कौन से लेवल पे? तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, ये गूगल पे देखो। और कभी भी इंटरनल कैरोटिड को लाइगेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई कर रही है इनसाइड ब्रेन, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करने का जो मेथड है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉर्डवेल ल्यूक ऑपरेशन था, यहाँ पे होता है लिंच होवर्थ लीजन, वो हाँ ऑपरेशन, इसके अंदर देते हैं लिंच होवर्थ इंसिजन देते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मैनेजमेंट।